मेरे उस पीड़ित परिवार को भी नहीं होगा जिसके साथ घटना हुई है, जितना खतरा हमें आज की तारीख में रहता है अपने घर की दहलीज के बाहर पैर रखते हुए। लेकिन फिर भी हम आ रहे हैं ना। सर, अहिर रेजिमेंट लेकर क्या आपका ओपिनियन है? अहिर रेजिमेंट एक ऐसी लड़ाई है, जिस प्रकार देश में तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था बनी हुई है, उसी प्रकार यादव समाज की भी कई वर्षों से ये मांग चलती आ रही है कि जाति आधारित रेजिमेंट्स की अगर व्यवस्था बनी हुई है तो हमें भी उसमें हिस्सा दिया जाए और हमारी भी जाति आधारित रेजिमेंट बनाई जाए। तमाम जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी रेजिमेंट बने, यादव समाज की भी रेजिमेंट। पहले आप यादव, जितना देश भर के यादव 35 करोड़ के आसपास उनकी संख्या आ रही है, एक कंक्लूडिंग तो हो जाए कितने हैं यादव हैं, अपने को अहिर मानते हैं, कहीं कहीं एससी मानते हैं, सरकार ने बनाया है हिमाचल में, कहीं कहीं बंगाल में जाएंगे तो आप वहाँ अपने आप को सबर समझता है यादव, तो कैसे अहिर रेजिमेंट में शामिल होगा? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। यहाँ विषय एससी ओबीसी जनरल का नहीं होना चाहिए। यहाँ विषय ये है कि यादव समाज को कमजोर बनाने के लिए अलग अलग प्रदेशों की सरकार ने अलग अलग प्रकार से दिमाग लगाने का काम किया है। आप समझ रहे हैं, आज मैं आपके पूर्वांचल में आकर एक बात कहना चाहूँगा और इसे आप बड़े गौर से समझने का प्रयास करें। यादव कभी कमज़ोर था ही नहीं। यादव मार्शल रेस थी। मार्शल रेस होता है लड़ने वाली कौम। अंग्रेज़ों ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि यादव जार मार्शल रेस, ये लड़ाकू लोग हैं। लेकिन ये जो लड़ाकू लोग थे, इनको राजनीति के चलते कई लोग शूद्र बताने का काम करते हैं, कई लोग क्षत्रिय बताने का काम करते हैं। एक चीज आप गांठ बांध लेना, मार्शल रेस उसे कहा जाता है जो क्षत्रिय होते हैं, जो लड़ते हैं, जो लड़ाकू होते हैं। तो हम लोग क्षत्रिय हैं। और आप क्षत्रिय पे अगर सवाल उठाएंगे तो महाभारत जब हुई थी वो किसने लड़ी थी? कौन सी वो सेना थी? नारायणी सेना। किसकी थी वो? यादवों की थी। तो युद्ध किसने लड़ा? यादवों ने लड़ा। युद्ध कौन लड़ता है? क्षत्रिय लड़ते हैं। तो हमसे बड़ा क्षत्रिय कौन? लेकिन राजनीति ने हमें इतना खराब कर दिया है कि हम कैसे लड़ता सर? भीमा कोरेगांव में हुआ, महार लोगों ने लड़ा है लड़ाई पेशवाओं से। मैं आपको नारायणी सेना वाली बात बता रहा हूँ। नारायणी सेना जब थी, महाभारत के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उस समय तो बुद्ध के लड़ाई तो आज की तारीख में हर व्यक्ति लड़ने का काम कर रहा है। आप समझिए कि डिवाइड कैसे कर रहे हैं। यहाँ मैं एक ही आइडियोलॉजी सबको देने का काम करता हूँ कि आप लड़ाकू हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण क्या कहता है? कृष्ण कहते हैं ना क्षत्रिय, ना स्वर्ण, ना शूद्र, ना वैश्य। हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है। हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है। आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बन गए स्वर्ण। जब आपके ऊपर आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान आप खुद करते हैं, आप लड़ते हैं, तो आप क्या बन गए? क्षत्रिय। जिस वक्त आपको कुछ खरीदना होता है, कुछ लाना होता है अपने घर, तो पैसे देते हो, पैसे का बड़ा हिसाब रखते हो आपकी कितने रुपए की क्या चीज है, तो उस टाइम आप बड़े कैलकुलेशन करते हो, तो क्या बन जाते हो आप? वैश्य। और अपना मलमूत्र आप खुद ही तो साफ करते होंगे या कोई और आता होगा साफ करने, तो आप क्या बन गए? शूद्र। तो हर वर्ण हर इंसान के अंदर है, लेकिन आप लोगों को बांटा गया है इन वर्ण व्यवस्थाओं के चक्कर में। तो बटो मत, नहीं तो कटो। फिर अखिलेश जी का आखिर में आवाज क्यों धुलाएगा अगर यही बात रही तो? अब आप देख लीजिए, आवाज धुलाने वाली जो बात है, हम भी धुलवा देंगे एक बार 27 में। बदला ही तो लेना है, ले लेंगे। अब इस पर क्या जवाब दूं मैं आपको? गगन जी, हम अहिर रेजिमेंट पर फिर से आ रहे हैं। इसके पहले चाहे देश में हो या फिर प्रदेश में, यादव समाज के लोग सत्ता में रहे हैं। उन लोगों ने कभी अहिर रेजिमेंट के हक में बात नहीं की। और अभी हाल ही में पिछले सांसद थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, उन्होंने भी सदन में कहा कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। तो ऐसे में आपको कितनी चुनौती लग रही है? कितना आसान है या कितना कठिन लग रहा है कि अहिर रेजिमेंट को आप बनवा पाएंगे? देखिए, जब मैं इस मुद्दे पर काम करता था कई साल पहले, हरियाणा की तरफ से स्टार्ट किया था, तो हमारे जो बड़े थे उन लोगों ने ये बीड़ा हमें दिया था। तो वो कहते थे कि हम, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो हमने उनके पास भी जाकर गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। 10 लोग जा रहे हैं नेताजी के पास कि हमारी रेजिमेंट बना दो, किसी को मुद्दे की जानकारी नहीं है, तो नेताजी क्या कहते हैं कि आज मैं फौज तो खड़ी कर दूंगा, लेकिन फौज में सिपाही कहाँ से लाओगे आप? सैनिक कहाँ से लाओगे?
तो तब जागरूकता नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इस मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को। आज जानकारी हो रही है लोगों को, आज जानकारी हो रही है, तो तमाम कलाकार, तमाम नेता इसकी आवाज भी उठाने का काम कर रहे हैं। और ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, और हम तो कहेंगे इसे राजनीति से जोड़ के रखो, क्योंकि जब तक सदन में आपकी मेजॉरिटी में लोग नहीं बैठे होंगे तब तक इस मुहिम में आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो हम खुद राजनीतिक बन चुके हैं इस मुद्दे को सफल बनाने के चक्कर में, क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदन का हिस्सा बनाएंगे तो वो एक आवाज में बोलने का काम करेंगे। जब हम कहेंगे अही रेजिमेंट तो वो भी कहेंगे अही रेजिमेंट। सर अंतिम सवाल, अभी पिछली बार जब आए थे पवई के गोपाल मौर्य ने आपके सलूट मारा, क्या हुआ उसमें? मीडिया के सामने क्या कहूँ मैं, ये बात बहाल हो गया। और उन्होंने दिल से मारा था साहब, वो सल्यूट मारा नहीं था। और आगे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपनी निकाल दी हो एक जगह नौकरी करके और अपने बड़े अधिकारियों को, नेताओं को सल्यूट मार मार के, तो वो व्यक्ति भूल चुका था कि जब सामने से कोई आदमी आ रहा है, ठीक है, और इतना बड़ा उसका काफिला है, तो अचानक से उनका भी पैर उठ गया, अचानक से उनका भी हाथ उठ गया। तो ये गलती से उनसे सल्यूट हुआ था, लेकिन इस गलती को हम कभी भी खराब नहीं जाने देंगे। हम उनको भरोसा दिलाते हैं, और ना सिर्फ उनको, पूरे विभाग को हम कहना चाहते हैं कि आपका मारा गया सल्यूट गगन यादव कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। आज मौर्य जी आपने मारा था, तमाम जो पुलिस में सेवा दे रहे हैं उन लोगों के लगते हैं सल्यूट, लेकिन वो वीडियो में कैप्चर हो गए थे। लेकिन कल को अधिकारी भी मारेंगे, ये भरोसा हम आपको दिला कर जाते हैं, और लगेंगे सल्यूट, जरूर लगेंगे, क्योंकि हम आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हुए हैं। धन्यवाद।